गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। देखिए, हमारा देश है, हमारे देश को बाहरी खतरे भी बहुत है और आंतरिक खतरे भी बहुत हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन सभी चैलेंजेस से निपटने के लिए। तो जब हम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेररिज्म की, उसके बाद हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की, बॉर्डर सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की, नक्सलिज्म माओइज्म की, रीजनल सिक्योरिटी की, मैरीटाइम सिक्योरिटी की। ये सब सिक्योरिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेररिज्म की। आप सभी को पता है कि एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं होता जब भारत पे कोई आतंकवादी हमला ना हो। हर दिन हर रोज़ आतंकवादी हमले होते हैं। तो ऐसे में हमें अलर्ट रहना होता है, भारत सरकार को, भारत के लोगों को अलर्ट रहना होता है कि किस तरह से हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म फॉर डिकेड्स। इट फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दीज ग्रुप्स कैरी आउट अटैक्स, वो हमले करते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, दूसरी वायलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनका मकसद यही होता है कि लोगों के दिलों में एक फियर, एक डर पैदा किया जा सके और कंट्री जो है, जैसे कि हमारा भारत है, भारत को पूरी तरह से तोड़ा जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए। तो टेररिज्म जो है, टेररिज्म के ऊपर हमें काम करना है, अपने देश को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाना है, इसलिए हमें काम करना है। तो टेररिज्म से भी हमें निपटना होगा। तो दूसरा आता है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी। देखिए, आजकल का जो ज़माना है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। हर एक देश जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, चाहे आप रशिया की बात करें, चाहे आप चाइना की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इंडिया आईटी सेक्टर में कितना ज़्यादा है। लेकिन जो भी डेटा हमारे पास जनरेट होता है, अब उस डेटा को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना, उसकी प्रोटेक्शन भी हमें करनी है। तो इसमें हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। एज इंडिया एम्ब्रेसेस डिजिटल टेक्नोलॉजी, इट फेसिस एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइबर थ्रेट्स। और ऐसा नहीं है कि साइबर अटैक्स हमारे ऊपर नहीं होते, बहुत सारे साइबर अटैक्स हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीआरडीओ, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके ऊपर हमारे ये अटैक्स होते हैं। साइबर अटैक्स कैन टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं कि भारत के पास कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बचाना है तो हमें साइबर अटैक से बचना होगा। गवर्नमेंट नेटवर्क्स हमारे पास हैं, फाइनेंशियल सिस्टम का जो रेंज है कितना बड़ा है हमारे पास, इंडिविजुअल्स की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स रिक्वायर्स रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, ट्रेंड प्रोफेशनल्स एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो कि अच्छे से सिक्योर कर सके देश के डेटा को। उसके बाद हमें पब्लिक को भी अवेयर करना होगा। पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमें जगह जगह कैंपेन करने होंगे। तो साइबर सिक्योरिटी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है तो। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर सिक्योरिटी। आप देख सकते हैं कि हम बांग्लादेश से, चाइना से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, हमारे जो बॉर्डर है कितने सारे देशों के साथ लगते हैं, ठीक है। सो इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विद सेवरल कंट्रीज, सम ऑफ विच हैव लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। और इनमें से कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जिनके साथ हमारे बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। चाइना के साथ हम कितना बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, डिस्प्यूट है उसके साथ भी। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारा कश्मीर के लिए डिस्प्यूट है, बहुत सारे एरियाज़ में डिस्प्यूट है। So maintaining effective border security is crucial to prevent cross-border infiltration, smuggling of arms and contraband and illegal immigration। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें बॉर्डर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल सिक्योरिटी। अभी तो हमने बात की थी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अटैक्स होते हैं हमारे देश में, अंदर ही उसमें जो हमारे खुद के लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ऐसे में अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है अपनी कंट्री में तो हमें इंटरनल सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंश्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री। इंडिया फेसिस चैलेंजेस सच एज इंसर्जेंसी। हम इंसर्जेंसी देखते हैं, जैसे मणिपुर का जो वॉयलेंस है वो भी एक तरह की इंसर्जेंसी है। कम्युनल टेंशंस जो होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं, इंसर्जेंसी मूवमेंट्स पर्टिकुलर इन रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स पोज ए सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें जो सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है भारत के ऊपर। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है नक्सलिज्म एंड माओइज्म। ये एक ऐसी विचारधारा है जिनको ये लगता है कि जो सरकार है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इनको लगता है कि हमें सरकार के खिलाफ जंग लड़नी है या फिर हमें अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी है। तो ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं और नक्सलिज्म एंड माओइज्म के नाम से भी जानते हैं। रिमेन्स ए सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंज इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसी चीज़ें हमें छत्तीसगढ़ और झारखंड में ज़्यादा देखने को मिलती हैं जिन्हें हम नक्सलिस्ट थिंग्स कहते हैं।
नक्सलिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग मैनली इन रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमें ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो रिमोट एरियाज होते हैं। एम टू स्टैब्लिश ए कम्युनिस्ट स्टेट थ्रू द आर्म स्ट्रगल, इनको लगता है कि हम आर्म स्ट्रगल करेंगे और कम्युनिस्ट स्टेट बनाएंगे, यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है, इसमें हमारे भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये उसके खिलाफ बात करते हैं। ये कम्युनिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अथॉरिटेरियन रिजाइम है चाइना में, चाइना जैसी स्टेट होनी चाहिए, रशिया जैसी स्टेट होनी चाहिए। तो ऐसा ही इनकी अप्रोच होती है। उसके बाद हमारे पास आता है रीजनल सिक्योरिटी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, कोऑपरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेंटेनिंग ए रोबस्ट डिफेंस पोस्चर टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। अगर रीजनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो हम दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे सार्क है हमारे पास, जैसे हमारे पास बिम्स्टेक है, इनमें हमारी अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, अच्छी इमेज होनी चाहिए, तो रीजनल सिक्योरिटी को भी सिक्योर कर सकते हैं। सबसे बड़ा मैरीटाइम सिक्योरिटी, आपको याद होगा कि 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, 26/11 का अटैक हुआ था, वो किस रास्ते से हुआ था? यस, वो समुद्र के रास्ते से ही हुआ था, समुद्र के रास्ते से ही आतंकवादी मुंबई में पहुंचे से। तो इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी भी हमारे लिए ज़रूरी है। इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशन मेक मैरीटाइम सिक्योरिटी ए क्रिटिकल कंसर्न। तो ऐसी हरकतें आगे ना हो, इसलिए हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी ज़रूरी है। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, प्रोटेक्टिंग ऑफशोर रिसोर्सेज एंड काउंटरिंग पायरेसी, मैरीटाइम टेररिज्म एंड अदर इलिसिट एक्टिविटीज़ आर वाइटल। तो आज हमने बात की कि हमारे भारत के सामने कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या हमें एडवांसमेंट करनी होगी जिससे कि हम अपने देश को सिक्योर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए या पर्सनल गाइडेंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।